अजी बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, राइट। आज इसके बारे में और भी थोड़ी बातें हम खोल के समझेंगे डिटेल में। आज जो पढ़ेंगे 50% बातें कल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम चीजों को और क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंग अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर किसने दिया था ये डबल हेलिकल मॉडल? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग माने तो डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल है, लाइक दिस, जैसे कि एक सीढ़ी होता है, लाइक दिस। देखिए क्या हो रहा है भाई? ठीक है, लाइक दिस। ऐसा होता है डीएनए। और अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको कल सिखाया था, ध्यान दीजिएगा आज जो मैं बोल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक एक हेलिक्स कंसीडर किया जाता है। यह है एक हेलिक्स, राइट। इस एंड से लेके इस एंड तक, दिस वन इज वन हेलिक्स। आज हम वन हेलिक्स में कई सारी बातें करने वाले हैं। मैंने आपको कल वन हेलिक्स के बारे में कुछ बातें बताया भी था, आज वो सारी बातें फिर से करेंगे और इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें आज करेंगे हम। और आपके नोट्स में मैंने आपको ग्रुप में भेज भी दिया है क्या ऐड करना है, ठीक है। यही पूछा और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे आज। वन हेलिक्स के बारे में सारी चीजें सीखते हैं। आइए, पहला कि वन हेलिक्स का लेंथ क्या होता है, राइट। लेंथ को ही एनसीईआरटी ने क्या बोला है? पिच। अगर आपने गौर किया हो, पिच, ठीक है। दूसरा, डायमीटर क्या होता है। तीसरा, कितने बेस पेयर होते हैं। चौथा, नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, बेस पेयर नहीं, नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं। अगला, प्यूरीन कितने होते हैं। पायरीमिडीन कितने होते हैं। अगला, प्यूरीन कितने होते हैं, पायरीमिडीन कितने होते हैं। अगला, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितने होते हैं। अगला, लेंथ ऑफ डीएनए अलोंग वन हेलिक्स कितने होते हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन करना आज वन हेलिक्स के अंदर। अच्छा, इसमें और दो बातें जो मैं हम आपको कल ही बता चुके थे कि इस हेलिक्स का बैकबोन कौन है, फिर इसका स्टेयर्स कौन है। ये सारी बातें आइए कर लेते हैं। देखिए ये एक हेलिक्स है, आप इसको यूं समझिए, मैं आपको कल एक वीडियो भी दिखाऊंगा। ये स्ट्रैंड था, ध्यान दीजिए, ये स्ट्रैंड था, मैं वन हेलिक्स की बात कर रहा हूं केवल। ये स्ट्रैंड था, ये स्ट्रैंड था, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस बेसिस था, इस नाइट्रोजनस बेसिस के साथ बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। फिर यहां पर जो नाइट्रोजनस बेसिस था, इस नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जो बॉन्डिंग किया, तो उस दौरान ये नाइट्रोजनस बेस लगभग लगभग इस प्लेन से 36 डिग्री एंगल बना लिया। समझते चलिए ध्यान से, 36 डिग्री एंगल बना लिया इस प्लेन से। फिर अगला न्यूक्लियोटाइड, मतलब अगला नाइट्रोजनस बेसिस, इस नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जब बॉन्डिंग कर रहा था, तो ये वाला प्लेन इस प्लेन के साथ 36 डिग्री का एंगल बना लिया। घूमता जा रहा है, घूमते हुए फील कीजिए, घूमता जा रहा है ऐसे ही। अगला वाला, जहां वाला नाइट्रोजन बेसिस, जहां वाले नाइट्रोजन बेसिस से बॉन्डिंग बना रहा था, तब तक इस नाइट्रोजन बेसिस ने अपना टिल्टिंग कर लिया, ये स्ट्रैंड घूमता जा रहा है और ये इसके साथ 36 डिग्री एंगल बना लिया, ऐसे ही सोन। कुल मिला के
अगर आप एक हेलिक्स के अंदर देखोगे, ध्यान से देखिएगा, एक हेलिक्स के अंदर देखोगे, एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर एक जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है मैं उसको एन से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे अगला, यहाँ पे अगला, यहाँ पे अगला नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे अगला नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे अगला नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे अगला, यहाँ पे अगला नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे अगला, और इस दोनों को मिला के आप एक बेस पेयर बोलते हो। तो बताइए, यहाँ पे अभी वन हेलिक्स में मैं कंप्लीट नहीं किया, अभी तो हाफ हेलिक्स की मैंने बात करी है। आपको 5 बेस पेयर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बोलिए। सभी को 5 बेस पेयर दिख रहा है, आंसर कीजिए। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में 36 डिग्री का एंगल है, राइट। अगेन 36, अगेन 36, अगेन 36 और अगेन 36। तो बताइए, जब 5 बेस पेयर हो गया, अगर ये दोनों सामने सामने थे, ध्यान रखिएगा, ये दोनों जिस भी प्लेन में थे, मान लिया मैंने एक्स प्लेन में थे, फिर रोटेशन चलता गया 36, 36, 36, 36, तो आपको क्या लगता है कि अब तक कितना एंगल डिग्री का रोटेशन हो चुका है? 36 इंटू 5 कितना होता है, जुड़िएगा, 180। 180 का रोटेशन हो चुका है, 180 का रोटेशन हो गया। मतलब ये अगर इस प्लेन में थे, मान लीजिए ये अगर इस प्लेन में थे, तो ये रोटेट करके इस प्लेन में ऐसे आ चुके हैं। यानी कि मैं ऐसे ऐसे मानता हूं, अगर कोई लोग यहां था, वो लोग घूम के यहां तक आ गया है, तो दिस इज 180 डिग्री एंगल। और अगर ये आदमी घूम के वहीं पहुंच जाए वापस, तो दिस इज 360 डिग्री एंगल। मैंने कहा ये अगर ऐसे था, दिख रहा है सभी को, ये अगर ऐसे था, तो ये रोटेट होके ऐसे हुआ है। इस नीब को देखिएगा, नीब को देखिएगा, पेन के नीब को, पेन के नीब को देखिएगा, ये रोटेट होके ऐसे हो गया है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये अगर रोटेट होकर फिर यहाँ आ जाए तो 360 होगा। आप इसको 3D में समझिए, क्योंकि यहाँ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का हम रोटेशन आपको बताना चाह रहे हैं। ये अगर इस प्लेन में था, रोटेट होते 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 होते, मतलब वो टॉर्सन आ रहा है उसमें, रोटेट होते होते होते, मतलब अगर मान लीजिए मैंने इस एंड को इधर माना, ये ए एंड था, ये बी एंड था, मतलब रोटेट होते होते सीन ऐसा हो गया होगा कि ये ए एंड इस जगह पर इधर आ चुका होगा, और ये बी एंड इस जगह पर इधर आ चुका होगा, ये हेलिकल हो चुका होगा। कितनों को ये बात थोड़ा सा फील हो गया है कि ये हेलिकल हो कैसे रहा है, और अब तक 180 डिग्री एंगल रोटेट कर चुका है। गर्ल्स में बताएंगे सब। निशा, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आपको बता रहे हैं फर्दर अगला नाइट्रोजनस बेसिस। चलिए ये रहा नाइट्रोजनस बेसिस, 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 नाइट्रोजनस बेसिस। सभी के बीच में बॉन्ड तो होगा, कितना होगा वो आपको मैंने बता दिया। अगर ए और टी रहा आपस में तो डबल बॉन्ड, जी और सी रहा तो ट्रिपल बॉन्ड, वो मैंने सिखा दिया है। तो ये बेस पेयर, यानी कि इसमें भी 5 बेस पेयर है। रोटेशन अभी भी चल रहा है यहाँ 30, इसके बाद फिर ये इसके साथ 36 पेयर, ये इसके साथ 36, ये इसके साथ 36, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कुल मिला के अगेन 180 रोटेशन और हुआ उसी में। इसका मतलब ये जब ऐसे आया था, तो ये इसमें 180 और रोटेशन होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा कि नहीं? मतलब अब जब रोटेशन फर्दर चलता रहा, इसमें 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 फर्दर रोटेशन चलता रहा, तो फाइनली रोटेशन होते होते देखिए, ए घूम के इधर आया था, और बी घूमते हुए बी ऐसे घूम के इधर आया था, और ए ऐसे घूम के इधर आया था। अब ये फर्दर रोटेशन चल रहा है, तो ए घूमते घूमते अपने जगह पर आ जाएगा, और बी घूमते घूमते अपने जगह पर आ जाएगा। बताइए 360 का रोटेशन हो गया कि नहीं? कितने लोगों को आभास हुआ कि 360 का रोटेशन कैसे हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। निशा, निशा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया सभी? सब हाथ खड़ा किया कीजिए अगर समझ में आए। तो ये 360 का रोटेशन हो गया, आई थिंक सभी, कल मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये 360 का रोटेशन मतलब सीढ़ी तो है, लेकिन सीढ़ी रोटेट गोल गोल वाला सीढ़ी है, और हर स्टेयर्स के बीच में 36 डिग्री का एंगल है। ये तो बात हो गया क्या भाई? एंगल बिटवीन टू बेस पेयर। लीजिए इसमें मैंने एक पॉइंट एक और भी ऐड कर देता हूं मैं, एंगल बिटवीन टू बेस पेयर। लीजिए
एंगल बिटवीन टू बेस पेयर। ये तो आप समझ ही चुके हो, ये पॉइंट आप ऐड करो, 36 डिग्री एंगल, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप एक हेलिक्स यहां से लेकर यहां तक मानेंगे, ठीक है। कितने लोगों ने ऐसा गौर किया कि जब ये एक हेलिक्स बना तो अगला हेलिक्स फिर वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। अगला हेलिक्स फिर वहां से अगला हेलिक्स स्टार्ट हुआ होगा। वो अगला हेलिक्स का मैंने आधा पोर्शन दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। तो आपको ऐसा लगता है, गौर कीजिए आप, आपको नहीं लगता यहाँ पे जो खांच बना है वो बड़ा सा खांच बना है, यहाँ पे जो खांच बना है वो भी बड़ा सा खांच बना है, ग्रूव। मगर यहाँ पे जो खांच बना है वो ज्यादा बड़ा खांच नहीं बन पाया है। कितने लोगों को यह आभास हो गया? कितने लोगों, और ये ऐसा आभास होना भी चाहिए कि जो दोनों किनारे हैं वहां पर खांच बड़ा बनेगा, क्योंकि वहां से फिर नया हेलिक्स स्टार्ट होगा। लेकिन एक ही हेलिक्स का जो सेंटर वाला पार्ट होगा, जहां से टर्निंग पॉइंट है, वहां पे भी ग्रुप बनेगा, वहां पे थोड़ा नैरो ग्रुप बनेगा। कितनों को समझ में आ गया? अतीक नहीं आया? क्लियर? अब इसी ग्रुप को, जहां पे जो खांच दिख रहा है, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? मेजर ग्रुप। और इस ग्रुप को, यहाँ पे जो खांच दिख रहा है, इसको भी बोलते हैं मेजर ग्रुप। क्योंकि दोनों मतलब हेलिक्स के जो अंत पे जो ग्रुप बना है, खांच बना है, वो बड़ा सा होगा, और यहाँ पे जो ग्रुप बना है उसको बोलेंगे माइनर ग्रुप। जहां पे भी खांच बना है लेकिन उतना बड़ा खांच नहीं बना है, मतलब ये हेलिक्स के सेंटर पे खांच है छोटा सा। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, कल से डीएनए पैकेजिंग जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जो एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ आके मेजर ग्रुप पे बाइंड करता है और डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है। बस अभी इतना ध्यान रखिए, हिस्टोन प्रोटीन मेजर ग्रुप में आके बाइंड करता है और पैकेजिंग में हेल्प करता है। बस इतना पॉइंट अभी याद रखिए। माइनर ग्रुप में हिस्टोन प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाता, वो छोटा सा तो खांच होता है, उसकी डायमीटर उसमें फिट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपको ये बात मैंने बता दिया। अब चलिए एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए कि एक बेस पेयर में कितने माइनर ग्रुप और कितने मेजर ग्रुप, ये भी ऐड कर लीजिए। सारा पॉइंट आपको मैं बता दूंगा आज। माइनर ग्रुप, एक हेलिक्स की बात चल रही है, और मेजर ग्रुप, सारी बातें कर लेते हैं आज तो। चलिए अब आप एक एक करके खुद देख के बताइए। कल मैंने आपको समझा दिया था, याद हो तो, कि भाई एक हेलिक्स का जो भी लेंथ है, एक हेलिक्स का जो भी लेंथ है, आप यहां से यहां देख रहे हैं, इसका लेंथ आता है। अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके बीच में दो बेस पेयर है ना, ये देखिए दो बेस बेस के बीच में, यहां से यहां, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है बच्चे 0.34 एंगस्ट्रम। कितना है? 0.34 एंगस्ट्रम। अगर आपको बोला जाए, नहीं नहीं 0.34 नहीं, सॉरी सॉरी 3.4 एंगस्ट्रम। 3.4 हाँ एंगस्ट्रम। वो 0.34 नहीं, वो तो नैनोमीटर में हो जाएगा। 3.4 एंगस्ट्रम, मतलब दो बेस पेयर आपस में एंगल 36 डिग्री का रोटेशन, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रम, राइट। तो अगर आपसे लेंथ पूछा जाए तो बताइए आप, पहले बात तो आप काउंट कीजिए कि एक हेलिक्स में टोटल बेस पेयर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर है। तो अगर 10 बेस पेयर है एक हेलिक्स में, तो 10 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रम। तो टोटल हेलिक्स का लेंथ, जो एक हेलिक्स का लेंथ कितना आ जाएगा? 34 एंगस्ट्रम। कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? इसी को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर आएगा, आप नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। डायमीटर, अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर डायमीटर में अगर आपसे बात किया जाए कि कितना होगा, तो बच्चों को लगेगा पता है क्या सर, यहाँ पे देखिए ना ये तो घूम जा रहा है, तो यहाँ पे तो कम डायमीटर लग रहा है और यहाँ पे ज्यादा डायमीटर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया ना, ये 2D डायग्राम है उसका। अगर आप 3D रखेंगे तो पता है यहाँ पे भी आपको इतना ही डिस्टेंस दिखेगा जहां जितना डिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है। ये 2D डायग्राम है, 3D मॉडल का 2D डायग्राम है ये, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे कम डायमीटर है। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? हाथ रखिए, कितने लोग मेरी बात समझ पाए जो मैंने बोला?
ये 3D डायग्राम का 2D डायग्राम है, 3D मॉडल का 2D डायग्राम है, इसलिए आपको यहाँ लग रहा है कि डायमीटर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे भी इतना ही डिस्टेंस है जितना यहाँ पर है, ठीक है। तो डायमीटर 20 एंगस्ट्रम ही रहती है थ्रू आउट द हेलिक्स, पूरे हेलिक्स। अब ऐसा नहीं कि यहाँ बोल देना डायमीटर 0, नहीं यार, डायमीटर 0 नहीं है, 3D मॉडल का 2D फोटो है, हम नहीं दिखा सकते 2D में, उसको संभव नहीं है। कल आपको हम दिखा देंगे फोटो, वीडियो दिखा देंगे आपको। 3D मॉडल का 2D डायग्राम बनेगा तो ये मिस्टेक तो होना ही है। तो डायमीटर 20 एंगस्ट्रम, ये सब बातें कल सिखा चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। चलिए अब ज्योति बताएगी, अगर एक हेलिक्स में टोटल बेस पेयर की संख्या 10 है तो टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने? चलिए बोलिए ज्योति। 20 होगा। 20, सिंपल आंसर था, ठीक है। चलिए अब निशा बताएगी, अगर किसी भी डीएनए के पोर्शन में, जैसे 1 हेलिक्स की हम बात कर रहे हैं, 20 नाइट्रोजनस बेसिस है, तो उसमें कितने प्यूरिन और कितने पैरिमिडिन होंगे? जल्दी। 10 10 ऐसा चारगाफ साहब भी कहते थे। हाँ सही तो जवाब है, सही तो जवाब है 10। अरे ये मैंने चारगाफ साहब ने क्या बोला था कि किसी भी डीएनए में प्यूरिन और पैरिमिडिन का मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है, तो जितना प्यूरिन उतना है पैरिमिडिन का मोलर कंसंट्रेशन, तो नंबर भी बराबर होगा, तब तो ऐसा होगा यार, तब तो ऐसा होगा ना। तो प्यूरिन और पैरिमिडिन दोनों की संख्या 10 ही होगी। एक हेलिक्स की बात चल रही है, ये सारा बात 1 हेलिक्स के अंदर का चल रहा है, ध्यान रहे। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, पहले ही बोला मैंने, 3.4 एंगस्ट्रम। लेंथ ऑफ डीएनए अलोंग 1 हेलिक्स, वही बात घुमा के पूछा है कि एक हेलिक्स में जो डीएनए सेगमेंट है उसमें लेंथ 3.4 इंटू 10, जो कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम, टोटल 10 बेस पेयर है, तो वही 34 एंगस्ट्रम। बैकबोन कौन बना रहा है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। फॉस्फेट शुगर का अल्टरनेट चेन। स्टेट्स कौन बना रहा है? बेस पेयर। चलो अतिक बताएगा कितना माइनर ग्रुप और कितना मेजर ग्रुप? माइनर ग्रुप एक, मेजर ग्रुप दो। माइनर ग्रुप कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ हेलिक्स। एट द सेंटर ऑफ हेलिक्स। और ये कहाँ पे? बोथ एंड एट ऑफ, द एंड ऑफ, बोथ एंड ऑफ हेलिक्स। मैंने उसी डबल हेलिक्स मॉडल को थोड़ा और डिटेल में लेने की कोशिश करी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बाकी एवरीथिंग आपको मैंने इसमें 90% बातें कल बताया है, बस 1-2 बात नया बताया, माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप नया बताया बस। और ये एंगल मैंने आपको फील आज कराया है, कल हमारे पास समय नहीं था। क्या एंगल से भी को फील हुआ कि 3D मॉडल को हम 2D में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी एंगल हम समझ पा रहे हैं एक्यूरेटली, एंगल कैसे 360 हुआ है? जो लोग अभी पूरा क्लास किए उनको समझ में आ गया एंगल? चलिए रिबा, आपका क्लास छूट गया है तो आप यहाँ तक वाला पोर्शन वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना, 27 मिनट का, ठीक है सर? आगे तक समझ में आएगा इसके बाद? हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा लेकिन बाकी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आपको हम समझाने वाले हैं कि साहब आखिर इसके बीच में ये तो बैकबोन और स्टेयर्स वाला बात है, इसको मैं एक बार थोड़ा और लूंगा। क्यों पता है? कल हम लोग समझ चुके हैं इस बात को, लेकिन कल सब कुछ सही था, गलत कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आपको याद हो तो कल एक इस साइड वाला जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हम बना रहे थे, बनाने में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, आप देखे होंगे, गौर किए होंगे, बॉन्ड बॉन्ड को क्रॉस कर रहा था, है ना। तो एक्चुअल में क्या था कि मैंने शुगर का उल्टा डायग्राम बना दिया था, इसलिए मेरा बॉन्डिंग मैच नहीं कर रहा था। ये बात मुझे बाद में पकड़ में आ गई, इसलिए मैंने देखिए आपके लिए पूरा फ्रेश डायग्राम अभी बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक टेट्रान्यूक्लियोटाइड दिखाने जा रहा हूँ। टेट्रान्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब आप क्या समझते हो? अच्छा, डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, पहले 2 आप टेट्रान्यूक्लियोटाइड चेन बनाइए तब जाकर डीएनए बनेगा। अच्छा, अगर आप डीएनए बना रहे हो एटलीस्ट एक हेलिक्स तो बनाओगे ना यार, ये हमने चार्ट दिखाया समझाने के लिए। डीएनए बना रहे हो एटलीस्ट एक हेलिक्स तो बनाओगे ना, और डीएनए की टोटल लेंथ क्या होगी? तो आप हेलिक्स पे निकाल लीजिए कि टोटल हेलिक्स क्या, या बेस पेयर से भी पता चल जाएगा डीएनए की टोटल लेंथ क्या होगी। टोटल बेस पेयर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.4 एंगस्ट्रम से, आपका डीएनए का टोटल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। ये बात यूनिवर्सल है। तो मैं अभी आपको समझाने चाह रहा हूँ कि वो बेस पेयर और वो फॉस्फेट और शुगर का जो चेन है वो कैसे बनाता है, आपका बैकबोन और बेस पेयर कैसे बनाता है, स्टेज पर फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये सारा क्या है? शुगर है,
डीऑक्सीराइबोस शुगर है, उसमें 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर मैंने बताया था आपको कि एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं, इसलिए इसका नंबरिंग मैंने उल्टा करके शुगर बनाया है, और इसका नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूंगा मैं, इधर से पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा, ठीक है। तो इसमें ये शुगर है 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, वहां पे लिखा हुआ है। ये बात तो मैंने आपको कल समझा दिया था नंबरिंग का, बस यही वाला डायग्राम हम लोग उल्टा ले लिया था ना, इसलिए हमारा बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं हो रहा था, याद है। इसको हमने ऐसे नहीं बनाया था, इसको हमने ऐसे बना दिया था, तो थोड़ा इसलिए नहीं हो पा रहा था हमारा कल बॉन्डिंग सही से, ठीक है। चलिए ज्योति बताएगी। ज्योति, ये मैंने मान लिया Yes, कि ये sir. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इस चेन का ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, राइट, Yes, sir. फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, और उसमें शुगर अपना कौन सा कार्बन देता है, जल्दी। ये 5th कार्बन देगा, अच्छा, बॉन्ड कौन सा बनेगा, बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इसका कार्बन का ही ओ रहेगा अपना, और इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, दिस इज फॉस्फोएस्टर। अच्छा, अब आप ही बताइएगा सर ज्योति, ओ क्या हुआ। ओ तो फॉस्फेट का रहेगा ना, कार्बन वो तो OH दे फॉस्फेट का देगा। नहीं रहेगा, अरे अरे हाँ, सही सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो फॉस्फेट करेगा, क्योंकि फॉस्फेट तो केवल H+ डोनेट करेगा ना, उसका O रहेगा और इसका OH निकल जाएगा, तो फिर हाँ ठीक है OC का रहेगा, ठीक है, सही बोला है, O फॉस्फेट का रहेगा, ये बात तो मैंने पहले बता ही दिया था, ठीक है। हाँ चलिए, अब ज्योति आप ही बताएंगे, ये शुगर, ये एक नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर मैंने दिखाया एडेनिन, जो एक प्रकार का प्यूरिन है, इसमें अगर आप मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो ये दीजिए 1 2, सर वहां से नहीं होगा, 1 मिनट रुक रहा है, इधर। 7 9 मैंने इधर दिखा दिया, हाँ, ठीक है, बाकी ये नंबरिंग आपको पता है। अरे यार क्या हो रहा है, बताइए आप किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आप ये बताइए। सर 9th, ये नाइट्रोजन 9th वाला नंबर और फिर फर्स्ट कार्बन से। 9th वाला मैं ऊपर में दिखाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, 9th और 7, ठीक है, और इसकी नंबरिंग आप यहाँ से 1 2 एंड 3, सही तो है, ठीक तो था, ठीक तो था नंबरिंग, 9 नंबर यहाँ आ जाएगा ना, हाँ नंबरिंग ठीक तो है, ठीक है नंबरिंग। हाँ तो अब आप बताइए कि हाँ इसमें 9 नंबर कार्बन क्या देगा अपना, ऐसे 9 नंबर नाइट्रोजन क्या देगा अपना बॉन्ड, और इसके साथ जो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड का नाम क्या होगा, यहाँ पे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ऐसे मैं धड़ाक से पूरा बॉन्ड बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है, ज्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, ठीक है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये बात कल हम बता चुके हैं, इसलिए इधर आइए, इसका 5th नंबर कार्बन है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना दूं मैं जल्दी से सारा, क्योंकि अरे रे 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 रे, ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। चलिए अब सभी के बीच में मैं जल्दी से बना दूं, ये 9th नंबर नाइट्रोजन है गुआनिन का, बना दूं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन है, उल्टा हो गया थोड़ा है ना, इसको इधर करके कोई बात नहीं है, इसमें तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो, 1 2 एंड 3, ठीक है, इसको मुझे उल्टा के बनाना चाहिए था, ये सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये सामने क्यों नहीं आ रहा भाई, मैंने सर ओरिएंटेशन ऊपर वाले को ही सामने मान लीजिए। ऊपर वाले को क्या मान लो सामने है, नहीं ना, फर्स्ट ऊपर वाले को 1 मानोगे तो फिर गलती हो जाएगा, तो ऊपर सर वाले को अगर मैं, उल्टाएंगे हाँ भी तो हाँ ठीक है, ऊपर वाले को अगर मैं 1 मान लूंगा ना, इसको 3 मान लूंगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बीच में N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके बीच में N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए इधर आइए, इधर ये वाला फर्स्ट नंबर कार्बन और इसका ये फर्स्ट नंबर, तो इसके थायमिन है ना, इसलिए इसके बीच में N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
फर्स्ट नंबर इनके बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका 9th नंबर ये वाला मैंने माना है, ये 9th नंबर है, यहाँ पे ये 9th नंबर है, दोनों प्यूरिन है ना इसलिए। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। रही बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लीजिए एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोफोबिक फोर्सेस लग रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लग रहे होंगे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, मैंने आपको समझाया था और बोला भी था, ये पॉइंट आप नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए अब आप गौर कीजिए, गौर फरमाइए, ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसका OH पार्ट यहाँ फ्री रह गया, रिएक्ट नहीं कर पाया किसी से, ठीक है, और इसका OH पार्ट फ्री रह गया, रिएक्ट नहीं कर पाया, और ये फॉस्फेट फ्री रह गया यहाँ पे, और ये फॉस्फेट यहाँ पे फ्री रह गया। इसका मतलब ये 5' एंड बन गया, ये 3' एंड बन गया इस न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ये 5' एंड बन गया और ये 3' एंड बन गया इस न्यूक्लियोटाइड चेन का। डायरेक्शन 5' to 3' ये रहा, इधर 5' to 3' ये रहा, एंटी पैरेलल इन नेचर आपको दिख भी रहा होगा। और इसी में मैंने समझाया था कि ये देखिए ये बना रहा है स्टेयर्स, मतलब ये बना रहा है स्टेयर, मतलब कि पूरे सीढ़ी का फॉस्फेट और शुगर मिलके बना रहा है क्या, बैकबोन, इधर भी बैकबोन, बैकबोन बन गया। और ये है आपका एक एक स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। कुछ नहीं, इसको मैंने फिर से इसलिए समझाया है ताकि आप एग्जैक्टली फिर से बॉन्डिंग समझ जाओ। चलिए अगर आपसे इस पर बेस्ड जो अभी मैंने ये वाला आप बस आपके नोट्स में सही बना हुआ है, एनसीईआरटी में भी सही बना हुआ है, बस कल वाले क्लास में थोड़ा डायग्राम उल्टा हो गया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों का जल्दी से, फिर मैं बता रहा हूँ क्या कराऊंगा अभी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला मीटिंग में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगला मीटिंग क्रिएट करने से पहले मैं अभी आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, फोटो, आप लोग उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए और मीटिंग अगले मीटिंग में मिलते हैं उसको सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा, इस पर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है जल्दी से। रिवा को अभी कुछ नहीं बोलना है, वीडियो देखेगी तब बोलेगी। अतिक एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। निशा? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और बातें करते हैं इसके बारे में।